हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। द रोजवेल इंसिडेंट 1947, जिसमें मिलिट्री बलून के मेटालिक और रबर के टुकड़े बिखरे मिले थे, जो रोजवेल न्यू मैक्सिको के पास क्रैश हो गया था। इस इंसिडेंट के बारे में जहां एलियन बिलीवर्स का कहना है कि एक अनआइडेंटिफाइड स्पेसक्राफ्ट न्यू मैक्सिको के खुले मैदान में क्रैश हो गया था और हो सकता है कि उसमें एलियंस बॉडी भी हो। जी हाँ, एलियन बिलीवर्स का मानना है कि यूएस गवर्नमेंट ने इस बात को कवर करने के लिए मिलिट्री बलून के फटने की कहानी बनाई थी। और अगर आप भी है एलियन बिलीवर्स, तो न्यू मैक्सिको में वास्तव में क्या हुआ था और ये मिस्ट्री आज भी सालों बाद इस तरह का इंटरेस्ट और कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर सकता है, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, रोजवेल इंसिडेंट 24 जून 1947 को शुरू हुआ था, जब पायलट केनेथ अर्नोल्ड एक क्रैश मिलिट्री एयरक्राफ्ट की खोज में मदद करने के लिए अमेरिका में वॉशिंगटन राज्य के पहाड़ों पर उड़ान भर रहा था। उसने लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई और लगभग 1900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए 9 आधे चांद के शेप के ऑब्जेक्ट्स को देखा, जो कि उस वक्त एक मैजिक या इम्पॉसिबल चीज की तरह दिख रहा था। अब आप खुद सोचिए, अगर आप वो पायलट है और आपको आसमान में हाफ मून की शेप में 9 ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए दिखेंगे, तो मैजिक तो लगेगा ही ना। उस पायलट ने उन ऑब्जेक्ट्स के झटकेदार मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हुए बताया कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे एक सॉसर, यानी कि प्लेट को जब पानी में घुमाकर छोड़ देते हैं। मीडिया ने इस कहानी को पकड़ लिया, इसका नाम फ्लाइंग सॉसर रख दिया और एक मॉडर्न मिस्ट्री का जन्म हुआ। दोस्तों, हालांकि ये पहली बार नहीं था कि एलियंस और उनकी स्पेसशिप्स के कुछ एविडेंस मिले हो, जिसे हम यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लेकिन रोजवेल इंसिडेंट पहला एलियन रिलेटेड इंसिडेंट था जिसने पब्लिक के इमेजिनेशन को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। जी हाँ, और जिसने दुनिया भर में न्यूज हेडलाइंस बना दी थी। जैसे जैसे ये फ्लाइंग सॉसर के इंसिडेंट की बात आगे बढ़ी, मीडिया कवरेज भी और ज्यादा बढ़ने लगी और जब तक कि मामला सामने नहीं आया और ऐसा लगा कि मिस्ट्री सुलझ सकती थी। 7 जुलाई 1947 को एक लोकल फार्मर ने रोजवेल में पुलिस से कांटेक्ट करके कहा कि उसे अपने खेत में अजीब छोटे बड़े टुकड़े फैले हुए मिले थे। हालांकि उसे ये कुछ दिन पहले मिले थे, लेकिन कॉल करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन नहीं होने की वजह से वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। और जब फ्लाइंग सॉसर के बारे में कहानियां सामने आने लगी, तो उसने किसी तरीके से कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। दोस्तों, ये सोचकर कि अचानक इन मेटालिक और रबर के टुकड़ों के मिलने का फ्लाइंग सॉसर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो हो सकता है, क्योंकि उसने सोचा था कि ये हाल ही में आए तूफान के दौरान कुछ क्रैश हुआ होगा, इसीलिए उसने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया। उसने उन टुकड़ों के कुछ सैंपल भी उन्हें दे दिए और जब पुलिस ने पास के आर्मी एयर बेस से कांटेक्ट किया, तो इंटेलिजेंस ऑफिसर जेसी मार्शल उस फार्मर के साथ क्रैश साइट पर गए और सेम वैसे ही टुकड़े बिखरे हुए उन्हें वहां पर भी मिले। मिलिट्री बेस्ड एक पब्लिक ऑफिसर ने एक लोकल जर्नलिस्ट के साथ मिलकर इस इंसिडेंट के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट पब्लिश की। इस न्यूज ने दुनिया भर में सदमा पहुंचा दिया था और 24 घंटे के अंदर अंदर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई। दरअसल रोजवेल में मेटालिक और रबर के पीसेस की डिस्कवरी के बिल्कुल अपोजिट, जी हाँ, यूएस मिलिट्री ने कहा कि उनसे एक गलती हुई थी और जिसे फ्लाइंग सॉसर कहा जा रहा था वो क्रैश्ड वेदर बलून था। दोस्तों, मार्शल और कई मिलिट्री ऑफिसर्स की उन मेटालिक और रबर पीसेस को पकड़े हुए फोटोज की सीरीज पब्लिश की गई थी और डेफिनेटली उन फोटोज को देखकर गवर्नमेंट की स्टेटमेंट पूरी तरीके से अनकन्विंसिंग लग रही थी। जी हाँ, खास करके मिलिट्री के अपनी एक्सप्लेनेशन में टिन फॉइल का मेंशन करने के बाद यूएस गवर्नमेंट की बात को मानना और भी मुश्किल हो गया था। आजकल 24/7 न्यूज साइकिल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और यूएफओ रिसर्चर्स की एक एक्टिव कम्युनिटी के साथ इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स के बाद बहुत सारी अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी और
कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर डिबेट तो होना ही था, और इस सिचुएशन को सबसे स्पेशल ये बना रहा था कि उस वक्त पूरी दुनिया में 509th बॉम्ब ग्रुप एक लौता एटॉमिक बॉम्ब केपेबल स्क्वाड था जो इस केस की जांच कर रहा था। तो ये इमेजिन करना मुश्किल है कि इन एक्सपीरियंस्ड और एलाइट वर्कर्स जो कि वेदर बलून से अच्छी तरीके से फैमिलियर थे, वो इस तरह से इतनी आसानी से पागल बनाए जा रहे थे। क्योंकि दोस्तों एक वेदर बलून जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर और विंड स्पीड जैसी इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, उसमें टिन फॉइल का क्या काम है। लेकिन युद्ध के बाद का अमेरिका आज से बहुत अलग था, और उस शांत, ज्यादा भरोसेमंद युग में मौसम के गुब्बारे के एक्सप्लेनेशन को ऑलमोस्ट यूनिवर्सली मान लिया गया था। लेकिन उसके साथ साथ लोगों के फ्लाइंग सॉसर्स और यूएफओ में रुचि बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे रोजवेल इंसिडेंट कहानी से गायब होने लगा। दोस्तों, रोजवेल यूएफओ क्रैश की कहानी 1978 में एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो अपना करियर बदलकर एक यूएफओलॉजिस्ट बन गया था, उसने इस कहानी को फिर से शुरू किया, फिर से इसकी रिसर्च की। उसने बताया था कि एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन के पास बताने के लिए एक दिलचस्प कहानी थी, और वो मिलिट्री रिटायर्ड और कोई नहीं, जेसी मार्शल था। मार्शल ने उसे बताया कि वेदर बलून का एक्सप्लेनेशन एक कवर स्टोरी थी, और जो बाद में फोटोज पब्लिश हुई थी ना, वो भी झूठी थी, जिसमें वेदर बलून के टुकड़ों को असली टुकड़ों की जगह पर रिप्लेस कर दिया गया था। जी हाँ, मार्शल ने दावा किया कि जो भी एविडेंस उन्हें मिले थे, उनसे हर कोई क्लियर था कि वो ऑब्जेक्ट्स एलियन की स्पेसशिप की थी। अगले कुछ सालों में रिसर्चर्स ने इस मिस्ट्री की और इन्वेस्टिगेशन की और इसके की प्लेयर्स को ट्रैक किया था। दोस्तों, एक्स्ट्रा विटनेस का पता लगाया गया और जो हुआ उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो सब विटनेस रिसर्चर्स को वो बता रहे थे जो वो सुनना चाहते थे। किसी भी तरह से इस इंसिडेंट पर किताबें लिखी गई। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्रीज, ड्रामा सीरीज और एक फिल्म भी बनाई गई थी, और एक यूएफओ क्रैश का टॉपिक पॉप कल्चर में इतना पॉपुलर हो गया कि भले लोगों का यूएफओ में कोई स्पेशल इंटरेस्ट या विश्वास ना हो, लेकिन उन्होंने रोजवेल के बारे में जरूर सुन लिया था। और अब ये ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि फैक्ट और फिक्शन दोनों आपस में मिल गए थे, और अलग अलग तरह के यूएफओ की कहानियां बननी शुरू हो गई थी। इस तरह की कहानी बाद में इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्में और द एक्स फाइल जैसे टीवी शो में प्लॉट्स के रूप में बदलकर दिखने लगी थी। 1995 में एक एलियन ऑटोप्सी की वीडियो दिखाने के लिए सामने आई, जिसे रोजवेल इंसिडेंट से कनेक्टेड बताया गया था, लेकिन फिल्म का कंटेंट पूरी तरीके से फेक था दोस्तों, क्योंकि असल में एलियन ऑटोप्सी के लिए एलियन की बॉडी नहीं मिली थी। फिर भी इसने इंटरनेशनल न्यूज जनरेट की। 1990s के दौरान अमेरिका सरकार ने मीडिया और जनता के प्रेशर के आगे अपने घुटने टेक दिए, अपने खुद का इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर से लॉन्च किया और 2 रिपोर्ट्स पब्लिश कर दिए, पहला 1994 में और दूसरा 1997 में। और कंक्लूजन ये निकला था कि पूरे इंसिडेंट में अगर कुछ क्रैश हुआ था तो वेदर बलून था, जो प्रोजेक्ट मोगुल का एक पार्ट था, जो सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट के एविडेंस के लिए एटमॉस्फेयर की खोज के लिए डिजाइन किए गए इक्विपमेंट साथ में लेकर जा रहा था। और जब वो क्रैश हुआ तो वो सब टुकड़े हमें नीचे बिखरे हुए मिले थे। ये भी हो सकता है कि फ्लाइंग सॉसर स्टोरी एक लोकल्स की पहल थी, जिसे मीडिया को सच्ची कहानी से दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरी सरकारी रिपोर्ट जो रोजवेल यूएफओ क्रैश इंसिडेंट की 50th एनिवर्सरी पर रिलीज की गई थी, किसी भी ओरिजिनल रिपोर्ट में एलियन बॉडीज का मेंशन नहीं किया गया था, और यहाँ तक कि मार्शल ने भी एलियन बॉडीज की कहानी को झूठा बता दिया था, जो कि बाद में सामने आया। हालांकि इस समय तक रोजवेल की कहानी यूएफओ कम्युनिटी का मेन केस बन गई थी। दोस्तों, रोजवेल शहर ने अपने विरासत को अपनाया था और वहां एक यूएफओ म्यूजियम खोला गया, और इस ओकेजन को मार्क करने के लिए एनुअल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए थे। जी हाँ, रोजवेल के पास अब इस तरह की पहचान है कि कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने स्पीचेस और इंटरव्यूज में इस यूएफओ इंसिडेंट का जिक्र किया है, और आमतौर पर हल्का फुल्का मजाक बनाते हुए इसके बारे में मेंशन किया जाता है।
जैसा कि ये इंसिडेंट लिविंग मेमोरी से हिस्ट्री का हिस्सा बन गया है, हम कभी भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहानी हमारे इंटरेस्ट के साथ सबसे बड़े और सबसे गहरे सवालों में से एक है जो हम पूछ सकते हैं कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। यूएफओ क्रैश इंसिडेंट जिसने न्यू मैक्सिको की एक सिटी का नाम हिस्ट्री में दर्ज कर दिया है। दोस्तों, हो सकता है इससे इंस्पायर्ड कुछ हमें क्रिश 4 में भी देखने को मिल जाए।